नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, पोस्ट कोड 586 का जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस बच गए थे, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हमने 54 क्वेश्चंस कवर किए थे। अभी आज की इस वीडियो में हम 55 और इससे आगे के जितने क्वेश्चंस हैं 120 तक जो है फार्मा पार्ट के क्वेश्चंस इस वाले क्वेश्चन पेपर में हैं। तो वहाँ तक जो है हम आज कवर करेंगे। तो नेक्स्ट का अगर हम दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर देखें, स्कॉन्टेटन्स रिएक्शन ऑफ अलॉज इज़ आल्सो नोन एज। जो एलॉय होती है हमारा, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास ये टेस्ट यहाँ पर दिए हैं। और ख़ास बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं, ये सारे के सारे जो है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एलॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं। नाइट्रिक एसिड, ब्रोमीन टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट एंड बोरेक्स टेस्ट, ये चारों ही टेस्ट हमारे एलॉय के जो आइडेंटिफिकेशन है इसके लिए यूज़ होते हैं। वहीं यहाँ पर पूछा सिर्फ इतना है कि इनमें से किसको स्कॉन्टेटन्स रिएक्शन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बोरेक्स टेस्ट को आप याद रखिएगा, स्कॉन्टेटन्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। वहीं नाइट्रिक एसिड टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट और ब्रोमीन टेस्ट, इनका कोई अलग से जो है नाम नहीं है। सिर्फ बोरेक्स टेस्ट को यहाँ पर ये साइंटिस्ट के नाम पर स्कॉन्टेटन्स रिएक्शन जो है इसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट दोस्तों अगर हम क्वेश्चन देखें, इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 51 अमीनो एसिड्स हमारे इंसुलिन में प्रेजेंट होते हैं। वहीं दोस्तों बात करें तो देखिए, प्री प्रो इंसुलिन, तीन हमारे पास ये रहते हैं प्री प्रो इंसुलिन। इन इंसुलिन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, यहाँ पर इसके बारे में हम जो है जानेंगे। तो प्री प्रो इंसुलिन से बनता है प्रो इंसुलिन, और प्रो इंसुलिन हमारा कन्वर्ट होता है इंसुलिन में। और ये इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, तो ये हमारा होता है बीटा सेल्स, आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, जो कि हमारे पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर बीटा सेल्स हमारे होती हैं, जिनमें से ये इंसुलिन हमारा रिलीज होता है। वहीं हमारे इंसुलिन एज अ की काम करता है, एक चाबी की तरह काम करता है। और इसका फंक्शन क्या है दोस्तों, तो ये हमारा सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री को फैसिलिटेट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। वहीं अगर बात करें तो इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड, जैसा कि हमने बात की, प्रेजेंट होते हैं। प्रो इंसुलिन में हमारे 110 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इंसुलिन के अंदर दो चेन्स हमारे पास रहती हैं, एक होती है ए चेन, दूसरी होती है बी चेन। और ए चेन में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, बी चेन में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 51 अमीनो एसिड। और ये ए एंड बी चेन आपस में जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से। तो इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स प्रेजेंट रहती है, जिससे कि ये चेन्स आपस में जुड़ती हैं और एक्टिव इंसुलिन की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर होती है। तो ये थी बात इंसुलिन के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की यहाँ पर केमिकल क्लास जो है पूछी गई है। तो ये क्विनोलिन ड्रग है, क्विनोलोन ड्रग है, आइसोक्विनोलिन ड्रग है, क्विन्यूक्लिडीन ड्रग है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों राइट होगा। जो हमारे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये क्विनोलोन ड्रग के अंदर आती है, क्योंकि हमारे पास दोस्तों फ्लोरोक्विनोलोन इनकी कैटेगरी रहती है। फ्लोरोक्विनो लोन एंटीबायोटिक्स इन्हें कहा जाता है। अब फ्लोरोक्विनोलोन क्यों कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देखें, तो इनके अंदर रिंग प्रेजेंट होती है दोस्तों, जिसको कहते हैं क्विनोलोन रिंग। ध्यान रखिएगा, दो रिंग्स हैं, क्विनोलिन रिंग एंड क्विनोलोन रिंग। तो क्विनोलोन रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और ये ओ एन हमें बताता है कि इसमें डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए, दो 6 मेंबर्ड रिंग आपस में अटैच होती हैं, जहाँ पर दूसरी 6 मेंबर्ड रिंग में एक हेटेरो एटम नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और ये हमारी एरोमेटिक इन नेचर होती हैं। इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं हमारे। यहाँ पर मैं अगर इसको दोबारा से दोस्तों ड्रॉ करूँ, तो इस तरह से जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है। और दोस्तों अगर नंबरिंग की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन पोजीशन, इस तरह से पोजीशन हमारे पास रहती हैं। और कहा गया है फ्लोरोक्विनोलोन, तो इस फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ हमारा प्रेजेंट होता है, जिससे कि इसका नाम पड़ा है क्विनोलोन क्विनोलोन ड्रग, क्योंकि ये क्विनोलोन रिंग इनमें बेसिकली प्रेजेंट होती है। अगर हमारा डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर ना हो तो इसको फिर हम क्विनोलिन रिंग जो है कहते हैं। वहीं फ्लोरोक्विनोलोन कहते हैं तो फ्लोरीन आइटम भी प्रेजेंट होगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, सिक्स्थ पोजीशन पे हमारा फ्लोरीन जो आइटम है वो अटैच रहता है यहाँ पर क्विनोलोन रिंग के साथ, इसीलिए इनको कहा जाता है फ्लोरोक्विनोलोन। और हमारे पास एक ऐसी एंटीबायोटिक भी है जो कि हमारे पास क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी की है, और वो नॉन फ्लोरोनेटेड होती है, उसमें फ्लोरीन आइटम प्रेजेंट नहीं होता, जिसका कि नाम है नैलरिक्सिक एसिड।
और यही नैलडिक्सिक एसिड हमारे पास फर्स्ट जो है इस कैटेगरी का, क्विनोलोन कैटेगरी का फर्स्ट एंटीबायोटिक थी नैलडिक्सिक एसिड, और इसके अंदर फ्लोरीन एटम प्रेजेंट नहीं होता। तो नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ की तो हमने बात कर लिया, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन इम्पॉर्टेंट डाईसाइक्लिक टर्पीन इज। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पाइनिन जो है हमारी डाईसाइक्लिक टर्पीन की कैटेगरी में जो है यहाँ पर आती है। वहीं अगर बात करें दोस्तों टर्पीन की, तो टर्पीन हमारे केमिकली नेचर में अक्कर करते हैं, ऐसे केमिकली नेचर अक्रिंग हमारे पास एक कंपाउंड रहते हैं, और टर्पीन्स हमारे बने होते हैं आइसोप्रीन यूनिट्स के। और आइसोप्रीन यूनिट का अगर मैं आपको बात करूँ तो देखिए 5 कार्बन की बनी होती है हमारी आइसोप्रीन यूनिट, और इन्हीं आइसोप्रीन यूनिट के जुड़ने से जो है टर्पीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आते हैं, जैसे कि हमारे पास मोनोटर्पीन, डायाटर्पीन, सिस्क्यूटर्पीन, ट्राइटर्पीन, इस तरह से हमारे पास ये टर्पीन्स के स्ट्रक्चर आते हैं। और हमारे पास ये 5 कार्बन की बेसिक यूनिट होती है जिसको हम आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि हमारे फंक्शनल यूनिट जो है बॉडी की सेल होती है, सेल का हमारा पूरा बॉडी बना है, उसी तरह से आइसोप्रीन जो टर्पीन है यहाँ पर ये आइसोप्रीन यूनिट के बने होते हैं। वहीं जो हमारे आइसोप्रीन यूनिट है इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से चेयर की तरह जो है रहता है। इस तरह का स्ट्रक्चर आइसोप्रीन यूनिट का होता है। हमारे पास 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, एक कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ पर। बाकी आप कार्बन की वैलेंसी 4 है तो उस हिसाब से यहाँ पर अपने आप ही हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर सकते हैं। और हमारे पास जो यहाँ पर केमिकल नेम रहता है आइसोप्रीन यूनिट का, तो इसको दोस्तों कहा जाता है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। मिथाइल ब्यूटाडाइन आइसोप्रीन यूनिट को कहा जाता है, और प्रॉपर इसका आयोपैक नेम है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर आइसोप्रीन यूनिट के बारे में याद रख सकते हैं, कहीं आगे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द ड्रग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। नक्स वोमिका हमारे पास ड्रग रहती है जिसके अंदर करेक्टरिस्टिक होती है स्पेसिफिक, इसमें प्लाज्मोडेस्मा हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो इसकी माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन में जो है हेल्प करता है ये वाला फीचर। तो प्लाज्मोडेस्मा वाले इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है हमारा कोल्चिकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कोल्चिकम दोस्तों हमारा अमीनो एल्केलाइड की कैटेगरी में आता है। ये जो कोल्चिकम है दोस्तों हमारा, तो यहाँ पर ये जो हमारा दोस्तों कोल्चिकम है, तो कोल्चिकम हमारा यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी अमीनो एल्केलाइड की कैटेगरी में। देखिए अमीनो एल्केलाइड बेसिकली हमारे ऐसे एल्केलाइड स्ट्रक्चर हैं जिनमें कि हमारा जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें अमीनो एसिड ग्रुप जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इनको अमीनो एल्केलाइड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो क्वेश्चन है मा हुआंग इज द सिनोनियम फॉर। तो मा हुआंग हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एफिड्रा सिनिका, ये जो एफिड्रा सिनिका जो है बॉटैनिकल नेम है, इसी का सिनोनियम है मा हुआंग। और आपको नाम से थोड़ा लग भी रहा होगा, ये चाइनीज़ जैसा नाम आपको सुनने में लग रहा होगा। तो हमारे पास ये जो मा हुआंग ड्रग है ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम का इंपॉर्टेंट ड्रग जो है होता है। और चाइनीज़ ट्रेडिशनल जो हमारे पास मेडिसिन सिस्टम है इसमें इस ड्रग का यूज़ किया जाता है एज एन एंटी एस्थेमेटिक एंड ब्रोंकाइटिस को ट्रीट करने के लिए, ब्रोंकाइटिस को यहाँ पर ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें एलोपैथी में तो यहाँ पर मिलती जुलती हमारे पास जो ड्रग होती है वो होती है एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, जिसका कि यूज़ ब्रोंकोस्पाज्म और अस्थमा के अटैक्स को जो है उसमें इन कंडीशंस में पेशेंट को रिलीफ देने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है हमारा द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म्स फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर इज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हमारे ऐसी कैटेगरी है जिनका कि जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो भी हमारा फ्रोथ टेस्ट के नाम से रहता है, और इनकी एबिलिटी होती है कि अगर इनको वाटर के साथ मिक्स करके थोड़ा सा शेक करें तो ये फ्रोथ जो है फॉर्म करते हैं। तो यही इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी होता है, फ्रोथ टेस्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिफेलिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इपिकाकुआना, इपिकाक हमारे पास ये ड्रग है और इसका बोटेनिकल नेम होता है दोस्तों सिफेलिस इपिकाकुआना। तो वहीं इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो भी सिफेलिन है। तो आप बोटेनिकल नेम अगर याद रख लेंगे तो उसका मेन इंग्रेडिएंट याद रखने में भी आपको हेल्प मिलेगी। वहीं यूज़ की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर यह वॉमिटिंग कॉज करती है ये वाली ड्रग।
ये वाली ड्रग जो है इसके अंदर ये हमारे पास सिफेलिन जो प्रेजेंट होता है ये कॉज करती है वॉमिटिंग। और इसका जो यूज़ किया जाता है तो बेसिकली जो पॉइजन इंजेक्शन के केसेस आते हैं जिसमें इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पॉइजन को ओरली रूट से जो है एडमिनिस्टर कर लिया जाता है, तो वहाँ पर इस ड्रग को पिलाने पर पेशेंट वॉमिट कर देता है, जिससे कि उसके स्टमक में पॉइजन और जो कंटेंट्स हैं वो हमारे बॉडी से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर अभी के कंडीशंस में देखें, आज का जो हमारा दौर है, तो इस आज के दौर में ये इपिकाकुआना इतनी फेमस ड्रग नहीं है, हमारे पास और भी सेफर अल्टरनेटिव्स हैं, तो आजकल इतना ज़्यादा इसका चलन नहीं है। तो यहाँ पर ये थी बात इसके यूजेस की। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोपेनिसिड एंड पेनिसिलिन रिजल्ट्स इन, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास बी राइट होगा, प्रोपेनिसिड डिक्रीजेज एक्सक्रेशन ऑफ पेनिसिलिन। अब दोस्तों प्रोपेनिसिड पेनिसिलिन की जो एक्सक्रेशन है इसको डिक्रीज करती है, ये बात यहाँ पर लिखी है, ये ऑप्शन बी हमारा राइट है। लेकिन दोस्तों दिया क्यों जाता है, ये इसकी जो एक्सक्रेशन है डिक्रीज करने की ज़रूरत क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि जो पेनिसिलिन हमारे पास रहती है, जैसे कि पेनिसिलिन जी जो कि नेचुरल पेनिसिलिन है हमारे पास, जब इनको गोनोकोकल इन्फेक्शंस या ऐसे इन्फेक्शंस हमारे पास रहते हैं जिनमें लार्ज डोज की ज़रूरत पड़ती है बॉडी में, तो इस तरह के इन्फेक्शंस में इस पेनिसिलिन जी की जो बॉडी में अमाउंट है वो हायर अमाउंट में जो है इसकी सीरम कंसंट्रेशन जो है हमें चाहिए होती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि पेनिसिलिन जी का जो हमारा रेनल एक्सक्रीशन रेट है या रेनल क्लियरेंस जो इसका रेट है, रेनल क्लियरेंस जो इसकी है वो मोर देन 500 ml पर मिनट की होती है। और देखा ये जाता है कि पेनिसिलिन जी को एडमिनिस्टर करने के बाद विद इन 30 मिनट्स जो है ये इसकी हाफ लाइफ को ये रीच कर जाती है और इसका जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो वहाँ पर फॉल कर जाता है। तो इसलिए प्रोबेनिसिड को इसके साथ एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि पेनिसिलिन जी की जो रेनल क्लियरेंस वैल्यू है इसको डिक्रीज किया जा सके और ये पेनिसिलिन हमारी जो है एक्सक्रीट ना हो, इसका सिरम में लेवल जो है हायर लेवल इसका सिरम में बना रहे, ताकि पेशेंट को जो है यहाँ पर इफेक्ट मिलता रहे और उसको बार बार जो है इस डोज को एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर प्रोबेनिसिड को इसके साथ नहीं दिया जाएगा तो पेशेंट को डोज इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हर थोड़े थोड़े टाइम में पेशेंट को ड्रग हमें एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी दिन में 4 से 5 बार। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए प्रोबेनिसिड के साथ इसको दिया जाता है। तो वहीं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो देखिए फिनाइल एलानिन ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। फिनाइल एलानिन हमारे पास जो है एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों अगर मैं ट्रिक की यहाँ पर बात करूँ, आप में से बहुत से व्यूअर्स हैं जिनको ट्रिक याद होगी एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने की, लेकिन जिनको याद नहीं है उनसे मैं एक ट्रिक शेयर करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए दो तरीके हमारे पास रहते हैं, या तो हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट को याद कर लें या एसेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट को याद कर लें। अगर दोनों में से हमें कोई एक भी हमें याद है तो हम इस तरह के क्वेश्चंस का आसानी से जो है यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद करने का तरीका है, आपको ट्रिक याद करनी है। पीवीटी मीन्स प्राइवेट, तो प्राइवेट आगे हमें लिखना है टाइम, TIME। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा TI हमारे पास यहाँ पर कैपिटल में है, M कैपिटल में और E इसके साथ लिखा हुआ है। ये टाइम में ME इकट्ठा लिखना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया प्राइवेट टाइम, इसके आगे ध्यान रखना है, आगे बुक हमें लिखना है हॉल। जी हाँ, ये वही हॉल है जहाँ पर हॉल्स में हमारे पास डिफरेंट स्पीचेस फंक्शंस एट्सेट्रा होते हैं, वही वाला हॉल यहाँ पे मैंने लिखा है। तो प्राइवेट टाइम हॉल हमारे पास यहाँ पर ट्रिक हो गई। ये ट्रिक है हमारे लिए यहाँ पर एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद करने की। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर इनिशियल्स जो हैं, ये जो कैपिटल लेटर्स हैं, इन्हीं से हमारा जो है यहाँ पर अमीनो एसिड्स बनेंगे जो एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं। पी से हमारा फिनाइल एलानिन जैसा कि हमने बात की, उसके बाद वी से बनेगा हमारा वेलिन, दोस्तों टी से हमारा बनेगा थ्रियोनिन। तो ये हो गया प्राइवेट के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें टाइम, तो TIM एंड E इकट्ठा लिखना है। टी से दोस्तों होता है ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान हमारे पास आ गया। आई से हमारे पास होता है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ME से होता है मिथायोनिन। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बात कर ली ट्रिप्टोफान, आइसोल्यूसिन और मिथायोनिन। अब नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है दोस्तों, उसमें क्या बचता है हमारा, तो इस ट्रिक में बचता है हमारा HALL यानी कि हॉल। तो H से हमारा होता है हिस्टिडीन, जी हाँ ये वही हिस्टिडीन है
जिसकी कि एल फॉर्म एल हिस्टिडीन से क्या बनता है हमारा, एल हिस्टिडीन से बनता है हमारा हिस्टामिन। बॉडी में जो हमारे हिस्टामिन की एंडोजीनियस जो फॉर्मेशन होती है वो एल हिस्टिडीन इसी अमीनो एसिड से होती है। ए से हमारा बनता है दोस्तों आर्जिनिन, आर्जिनिन। एल से हमारा बनता है लाइजिन, एंड ये जो लास्ट वाला एल है इससे बनता है ल्यूसिन। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक। प्राइवेट टाइम हॉल, पी ए से फिनाइलएलानिन, वैलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, आइसोल्यूसिन, मिथायोनिन, ल्यूसिन, लाइजिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पर जब हमने कहा कि एसेंशियल अमीनो एसिड में आर्जिनिन यहाँ पर हमने ट्रिक में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी को हमने यहाँ पर टिक क्यों नहीं किया? हमें यहाँ पर भी टिक करना चाहिए था, जबकि एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं और हम यहाँ लिस्ट में भी लिख रहे हैं कि आर्जिनिन इज़ आल्सो एसेंशियल अमीनो एसिड। तो अगर एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसका आंसर भी मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। तो देखिए आर्जिनिन और हिस्टिडिन, इन दोनों का ध्यान रखिएगा, एच एंड ए, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। दोस्तों इनको एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं कहा जाता, इनको कहा जाता है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसीलिए कहा जाता है बिकॉज उनको बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उनको डाइटरी सोर्सेज से जो है लिया जाता है, और फिर हमारी बॉडी में जो है ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है हमारी बॉडी में जो है पहुंचते हैं, अवेलेबल होते हैं जब जब इनको डाइटरी सोर्सेज से हम कंज्यूम करते हैं। बॉडी के पास खुद से इनको सिंथेसाइज करने की एबिलिटी नहीं होती। वही नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल टायरोसिन हो गया, एलानिन हो गया, ये जो अमीनो एसिड्स हैं दोस्तों, ये हमें डाइटरी सोर्सेज से लेने की ज़रूरत नहीं होती, इनको बॉडी खुद से सिंथेसाइज जो है कर सकती है। वहीं सेमी एसेंशियल का मीनिंग है कि कुछ कंडीशंस में बॉडी इनको खुद से सिंथेसाइज कर लेती है, कुछ कंडीशंस में डाइटरी सोर्सेज से जो है इनको लेना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर ये हिस्टिडाइन और आर्जिनिन को सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड जो है कहा जाता है। लेकिन इनको अलग से हम याद नहीं रखते हैं, क्योंकि एसेंशियल में अगर इनको हम यहाँ इस ट्रिक में याद रखेंगे तो इनको सभी को याद करना हमारे लिए इजी रहता है। वैसे आप इस ट्रिक के माध्यम से सभी को याद रखिए, और एच एंड ए, हिस्टिडाइन एंड आर्जिनिन, इनको याद रखिए कि सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब हमारे पास डिफरेंट अमीनो एसिड्स दिए थे तो हमारे पास जो प्योर एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में फिनाइल एलानिन है, इसका हमने यहाँ पर आंसर जो है टिक किया। वहीं अगर आर्जिनिन यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर डी, तो इसको यहाँ पर टिक नहीं करना है जब हमारे पास प्योर एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे पास बचते हैं ये यहाँ पर अवेलेबल हैं ऑप्शंस में। वहीं अगर फिनाइल एलानिन यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर फिर हमने जो है देखना था कि कोई और प्योर हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड यहाँ पर लिस्टेड तो नहीं है। जब हमने देखा कि यहाँ पर कोई और, यहाँ से इस लिस्ट में से कोई और एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है और यहाँ पर सेमी एसेंशियल का ही एग्जांपल दिया है, तो फिर उसको अगर हम टिक करते तो हमारा सही हो जाता। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास इस लिस्ट में से हिस्टिडाइन और आर्जिनिन को छोड़ के कोई सा अमीनो एसिड पूछा है तो उसी को टिक करना है। लेकिन अगर इस लिस्ट में से कोई नहीं दिया है और पूछा है कि एसेंशियल अमीनो एसिड बताइए, तो आर्जिनिन या हिस्टिडाइन का अगर ऑप्शन है तो उसको टिक हमने कर देना है। आई होप का आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। चेकिंग फीचर ऑफ अ ड्रग इज विच मेथड ऑफ इवेलुएशन? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड ऑफ इवेलुएशन हमारा, इसमें हम फीचर ऑफ ड्रग की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ स्टेज लो स्टेशनरी ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाई। दोस्तों सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन है ये आपको बी फार्मेसी के सिलेबस में नहीं मिलेगा, ये हमारा डी फार्म के सिलेबस से क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हमारे फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए चाहिए वो हमारे जो है डी फार्म ही रहती है। डी फार्म मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो डी फार्म हमारी रहती है, इसीलिए उसी का सिलेबस यहाँ पे पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपने प्रिपरेशन करनी है तो डी फार्म के सिलेबस को ही फॉलो करें। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी सेक्शन से पूछा गया है। हमारे पास जो डेमोग्राफिक साइकिल जो रहती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। इसको हम कहते हैं लो स्टेशनरी स्टेज। देखिए टोटल 5 डेमोग्राफिक साइकिल में स्टेजेस होती हैं। लास्ट स्टेज को बोलते हैं डिक्लाइनिंग,
तो हम 5 स्टेजेस हैं, लेकिन हम बेसिकली 4 की ही बात करते हैं, 5वें स्टेज की इतनी ज़्यादा बात नहीं होती। तो 4 स्टेजेस में चौथी तो आपने देख ली, चौथी होती है लो स्टेशनरी स्टेज, जिसको कि कहते हैं लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ये इसके जो है करैक्टर होता है कि इस स्टेज में लो बर्थ रेट होगा और लो हमारा डेथ रेट होगा। वहीं अगर फर्स्ट स्टेज की दोस्तों बात करें तो इसको कहा जाता है हमारा हाई स्टेशनरी स्टेज, हाई स्टेशनरी स्टेज। वहीं जो सेकंड स्टेज होती है दोस्तों, इसको कहा जाता है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। जो हमारी थर्ड स्टेज होती है, इसको कहा जाता है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। अब अगर कैरेक्टर की दोस्तों बात करें तो हाई स्टेशनरी फेज में हाई बर्थ रेट होता है, हाई BR बर्थ रेट होता है, और साथ में हाई हमारा डेथ रेट होता है, हाई DR। हाई BR एंड हाई DR जो है फर्स्ट स्टेज के करेक्टर हैं। नेक्स्ट हमारे जो सेकंड अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज है, इसका करेक्टर होता है कि इसमें बर्थ रेट तो हमारा हाई होता है, लेकिन डेथ रेट हमारा डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। वहीं अगर थर्ड स्टेज की बात करें, जो हमारा लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है, तो इसमें हमारा जो डिक्लाइनिंग फेज़ है ये और ज़्यादा जो डेथ रेट है ये और ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है, और बर्थ रेट हमारा डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है। तो ये जो है हमारे पास डेमोग्राफिक साइकिल्स के यहाँ पर जो है डिफरेंट स्टेजेस के करेक्टर्स रहते हैं। तो अगर नेक्स्ट अगर किसी एग्ज़ाम में आपसे थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज या फर्स्ट स्टेज के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप इनको जो है याद रखिएगा, और वहाँ पर आपका ऑप्शन फिर इसके अकॉर्डिंग अगर आप टिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइड एंगल ग्लाइकोमा, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर C राइट होगा। फाइजोस्टिग्मिन हमारे पास वाइड एंगल ग्लाइकोमा के ड्रग्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि ग्लाइकोमा दो तरह से कैटेगराइज होता है, वाइड एंगल ग्लाइकोमा और एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा, दो तरह के टाइप हमारे पास ग्लाइकोमा के रहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन एनाफाइलैक्टिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइस इज़, तो इसका ऑप्शन नंबर A राइट होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है एड्रीनालिन IV इंजेक्शन। देखिए यहाँ पर बात तो सही लिखी है, एड्रीनालिन ही हमारी यूज़ होती है एनाफाइलैक्टिक शॉक में, यही हमारे ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन यहाँ पर जो साथ में IV इंजेक्शन लिखा है, ये यहाँ पर थोड़ा आपत्तिजनक है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि हमारे पास एनाफाइलैक्टिक शॉक के ट्रीटमेंट का जो मॉड्यूल रहता है वो क्या रहता है, तो देखिए एड्रीनलिन को कभी भी IV रूट से डायरेक्टली एनाफाइलैक्टिक शॉक में नहीं दिया जाता। इसका जो प्रेफर्ड रूट रहता है वो रहता है IM। अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो भले ही दे दिया है, और ये हमारी गलती भी नहीं है, ये जिन्होंने क्वेश्चन जो है डाला है ये उनका यहाँ पर बनता है कि वो इस तरह के ऑप्शंस ना दें। तो यहाँ पर जो जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि एड्रीनलिन का जो है इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस रूट से जो है इंजेक्शन दिया जाता है इन केस ऑफ एनाफाइलैक्टिक शॉक। यहाँ पर IV रूट से इंजेक्शन नहीं दिया जाता। हाँ, IV रूट से इंजेक्शन यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस होती हैं। तो अगर मैं आपसे मॉड्यूल यहाँ पर डिस्कस करूँ, तो देखिए हमारे पास अगर कोई पेशेंट एनाफाइलैक्टिक शॉक का आता है, तो बेसिकली एनाफाइलैक्टिक शॉक जो है इसके अगर दोस्तों करैक्टर की बात करें तो इसमें क्या क्या देखा जाता है, तो एनाफाइलैक्टिक शॉक का पेशेंट होगा, आप उसमें देखेंगे कि सबसे पहली बात तो कि उसका जो एयरवे सिस्टम होगा, तो वो जो है वहाँ पर उसके जो एयरवे सिस्टम है वहाँ पर ब्रोंकोस्पाज्म आपको देखने को मिलेगा। उसकी जो वहाँ पर ब्रोंकस होगा वो बिल्कुल जो है टाइटन हो जाएगा, ब्रोंकोस्पाज्म वहाँ पर देखने को मिलेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी पेशेंट को। वहीं साथ में पेशेंट में देखा जाता है कि इसको जो टंग होती है वो स्वेल कर जाती है, और पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है एकदम से फॉल कर जाता है, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अगर पेशेंट को ट्रीट ना किया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि पेशेंट को जो है डोज दी जाती है एड्रीनालिन की 1:1000 की रेशियो में। 1:1000 रेशियो का मीनिंग क्या है कि हमने 1 ग्राम ड्रग जो है 1000 ml वाटर में जो है डिज़ोल्व करनी है। यहाँ पर ये देखिए वाटर को, यहाँ वाटर नहीं है, ये हमारा स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन जो है यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है हमारे पास कि 1 ग्राम ड्रग को 1000 ml में उस टाइम पे तो हम नहीं डालेंगे। तो बेसिकली अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें तो 1000 मिलीग्राम पर 1000 ml, इस तरह से हमारे पास जो है इसका ब्रेक डाउन आएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगी सारी की सारी, और 1 mg पर ml की डोज यहाँ पर बचेगी।
तो बेसिकली जो है इसकी जो डोज होती है वो 1 mg/ml की रहती है, और लिखने का तरीका है 1:1000। अब 1 mg/ml की डोज हमें जो है प्रिपेयर नहीं करनी होती है, हमारे पास बनी बनाई आती है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में एड्रेनालिन के जो हैं ADR के 1 ml के एम्प्यूल प्रेजेंट होते हैं। हमें सिंपली करना क्या होता है, उस एम्प्यूल को ब्रेक करके 1 ml इंजेक्शन भर के जो है IM रूट से देना होता है या सबक्यूटेनियस रूट से देना होता है। अब देखिए ना, दोनों रूट्स में यूज़ IM रूट ही किया जाता है, क्योंकि IM रूट की जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो एज़ कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस ज़्यादा है, इसीलिए IM रूट से जो है हम उसको इंजेक्शन देते हैं। अब IM रूट से इंजेक्शन देने के बाद 5 to 10 मिनट्स तक जो है वेट किया जाता है और देखा जाता है कि पेशेंट की कंडीशन जो है थोड़ी रिकवर हुई कि नहीं हुई। इसका सिंपली पता लग जाता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लग जाएगा, अगर उसको रिकवर पेशेंट कर रहा होगा, उसकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो ठीक होने लग जाएगी, उसकी टंग जो स्वेल हो गई है वो नॉर्मल होने लग जाएगी। अगर इस तरह की रिकवरी सिम्टम्स उसमें नहीं आते हैं, पेशेंट की कंडीशन वैसी की वैसी बनी रहती है, तो फिर से 5 to 10 मिनट के गैप के बाद 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद फिर से जो है रिपीट किया जाता है 1 mg/ml की डोज़ को, और ये डोज जो है अडल्ट के लिए है। वहीं अगर यहाँ पर अडल्ट से नीचे कि हमारे जो एज ग्रुप है वहाँ की बात करें तो उनमें 0.5 ml या 0.5 मिलीग्राम डोज जो है यूज़ की जाती है। 0.5 ml इंजेक्शन सिंपली भरा जाता है। तो अडल्ट की यहाँ पर बात चली है, तो 5 to 10 मिनट के गैप के बाद फिर से डोज रिपीट की जाएगी। अब दोस्तों अगर डोज को रिपीट करने के बाद जो है उसको फ़र्क पड़ जाता है तब तो ठीक है, और मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर पेशेंट रिकवर भी हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर पेशेंट रिकवर नहीं होता है तो फिर जो है पेशेंट में जो है IV रूट को प्रेफर किया जाता है। और IV रूट में दोस्तों यहाँ पर 1:1000 की कंसंट्रेशन नहीं यूज़ की जाती, यहाँ पर बेसिकली 1:10,000 की कंसंट्रेशन यूज़ की जाती है, जिसका कि सिंपली मीनिंग है कि 1 ग्राम ड्रग हमारी 10,000 ml वाटर में जो है डिज़ोल्व है। तो यहाँ पर फिर से 100 मिलीग्राम हमारे कितने में गया, 10,000 ml में, और यहाँ पर हमारे 30 से 30 गई, हमारे पास डोज निकल के आती है 1 mg/10 ml। तो 1 mg/10 ml की डोज जो है IV रूट से दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि 1 mg/10 ml का डोज बनाएंगे कैसे, क्योंकि एम्पूल तो हमारे पास 1 mg/ml का होता है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि 1 ml इंजेक्शन तो हम एम्पूल से भर लेंगे, एड्रेनालिन का एम्पूल हमारे पास प्रेजेंट है, वहाँ से 1 ml सिरिंज में भर लेंगे, और 9 ml जो है यहाँ पर NS भरा जाता है, तो NS 9 ml एंड 1 ml इंजेक्शन भर के IV रूट से पेशेंट को दिया जाता है, और उसके बाद पेशेंट हमारा रिकवर हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसा हमने बात की कि IV रूट प्रेफर्ड रूट नहीं है, इसका यूज़ हम तभी करते हैं जब और कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब IV रूट यहाँ पर क्यों नहीं प्रेफर किया जाता, तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो कि इसकी डोज 1:10,000 है, और ये डोज सबको उस टाइम पे याद रहेगी, ये ज़रूरी तो नहीं है। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जानकारी किसी को ना हो, या यहाँ पर गलती होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर 1:10,000 की कंसंट्रेशन ना दी जाए, या यहाँ पर डोज में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, तो पेशेंट को रिकवर करने के बजाय और ज़्यादा हार्मफुल जो है ये वहाँ पर एड्रेनालिन IV डोज वहाँ पर हो जाती है, और पेशेंट रिकवर होने के बजाय जो है पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब वहाँ पर हो जाती है। इसीलिए जो है हमारे पास IV रूट प्रेफर्ड रूट नहीं रहता। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर हमारे बात करने का मीनिंग था कि एड्रेनालिन में बेसिकली IM रूट जो है प्रेफर्ड रूट रहता है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन द सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क इज। तो प्रोलैक्टिन हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रोलैक्टिन हमारा हार्मोन है जो कि हमारा मिल्क की सिक्रेशन और रेगुलेशन में हमारी हेल्प करता है। एन एंटी प्रोटोजोअल ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, तो वो ड्रग है हमारी ऑप्शन नंबर डी क्विनीन, जो कि हमें सिनकोना बार्क से मिलती है। सिनकोना बार्क से हमें क्विनिन मिलती है, और साथ में एक और ड्रग भी मिलती है जिसको क्विनिडिन कहते हैं। क्विनिडिन का जो है एंटी अरिथमिक इफेक्ट होता है, और क्विनिन का हमारे पास एंटी प्रोटोजोल इफेक्ट देखने को मिलता है। वहीं बात करें सिनकोना की, तो सिनकोना का हमारा जो सिनोनियम है वो रहता है जेटसूट्स बार्क। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फीमेल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबेक्टॉमी जो है फीमेल स्टरलाइजेशन को कहते हैं। वहीं इन चारों ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं, जो बाकी के ऑप्शन बचे हैं, 3 जो ऑप्शन बच गए हैं। तो वैसेक्टॉमी हमारी जो मेल स्टरलाइजेशन है उसको कहते हैं वैसेक्टॉमी। वहीं हमारे पास जो कोलेसिस्टेक्टॉमी है ये कहते हैं हमारे जो बाइल डक्ट का ऑपरेशन है, बाइल डक्ट को रिमूव किया जाता है। हमारे पास जो बाइल से रिलेटेड
वहाँ पर जो स्टोन होते हैं बाइल स्टोन्स, उस केस में यहाँ पर बाइल डक्ट को रिमूव करने के जो प्रोसीजर है उसको कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। वहीं जो क्लाइटोरेक्टोमी है हमारे पास, क्लाइटोरेक्टोमी, ये इसको कहा जाता है जो फीमेल का क्लाइटोरस जो रहता है, फीमेल जो हमारा जो रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, तो वहाँ पर जो क्लाइटोरस जो रहता है, क्लाइटोरस के सर्जिकल रिमूवल को हम कहते हैं क्लायरेक्टोमी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिटर्स आर थेराप्यूटिकली यूज्ड एज, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, एप्टिटाइजिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। प्लांट बिटर्स जो रहते हैं इनका थेराप्यूटिक यूज़ है एप्टिटाइजिंग एजेंट, ये बेसिकली जो है भूख को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है काला जार इज टाइप ऑफ, तो काला जार हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, लेशमिनियासिस टाइप की डिजीज़ है। बेसिकली ये जो काला जार है ये हमारे किस टाइप की डिजीज़ है, तो प्रोटोजोअल पैरासाइट से होने वाला डिजीज़ है, प्रोटोजोअल पैरासाइट। और प्रोटोजोअल पैरासाइट हमारे पास काफ़ी टाइप्स के होते हैं। कालाजार के केस में जो मोर देन 20 टाइप्स ऑफ लेशमेनिया स्पीसीज जो हमारे रहती हैं, मोर देन 20 टाइप ऑफ लेशमेनिया स्पीसीज ये कॉज करती है हमारा कालाजार। और जो इसका वेक्टर जो रहता है, इंसेक्ट वेक्टर बेसिकली यहाँ पर रहता है, जिसकी वजह से डिजीज़ होती है, उसको कहा जाता है दोस्तों फीमेल, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फीमेल फ्लेबोटोमाइन, फीमेल फ्लोबोटोमाइन सैंड फ्लाई। तो यहाँ पर फीमेल फ्लोबोटोमाइन सैंड फ्लाई हमारे पास इसका इंसेक्ट वेक्टर होता है कालाजार का। और वहीं इसके टाइप्स भी होते हैं, क्यूटेनियस हमारे पास लेशमिनियासिस और डिफरेंट इसके टाइप्स हैं, आप उनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेटॉल इज़ यूज्ड एज, तो डेटॉल का यूज़ किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन एंटीबायोटिक पोजेसिंग एंटी फंगल एक्शन इज, तो ग्राइसोफल्विन हमारे पास, ग्राइसोफल्विन जो है ये हमारे पास एज एन एंटीबायोटिक भी यूज़ होती है और एंटी फंगल इसका एक्शन होता है, ये ग्राइसोफल्विन हमारा राइट होगा। ग्राइसोफल्विन हमारी एक लो सॉल्युबल और हाईली एब्जॉर्बेबल ड्रग की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन आइसोनियाजिड इज, तो देखिए यहाँ पर पिरिडीन एक्स एंड पिरिडीन ये दो ऑप्शन दिए हैं, भले ही ये ऑप्शन कन्फ्यूजिंग लग सकते हैं दोस्तों, लेकिन देखिए मैंने आंसर की भी चेक की थी, वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट दिया हुआ है। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आइसोनिकोटेनिक एसिड हाइड्राजाइड जिसको कि आइसोनियाजिड कहते हैं, इसमें हमारे पास यहाँ पर इस तरह की रिंग प्रेजेंट होती है और इस रिंग को कहते हैं पिरिडीन रिंग। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केमिकली फ्यूसेमाइडेज, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 4 क्लोरो एन फर्फ्यूराइल 5 सल्फोमोइलैंथ्रानिलिक एसिड इसका नाम है, आप इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। क्लोरोक्विन एन एंटी मलेरियल ड्रग बिलोंग्स टू क्लास ऑफ, तो देखिए 4 अमीनो क्विनोलिन, ये इसका राइट होगा, 4 अमीनो क्विनोलिन जो है क्लोरोक्विन को कहा जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ऊपर हमने क्विनोलोन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि क्विनोलिन जो है इसमें हमारा डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट नहीं होता, बाकी रिंग का स्ट्रक्चर सेम वैसा ही होता है जैसा क्विनोलोन का होता है। तो यहाँ पर हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और जो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट था क्विनोलोन में, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ हमारा प्रेजेंट नहीं होता, यही इसकी पहचान है इस रिंग की। तो यहाँ मैं डबल बॉन्ड हटा देता हूँ, और हमारे पास जो फोर्थ पोजीशन है 1 2 3 एंड 4, इस फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पर अमीन ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है, इसीलिए इसको 4 अमीनो कहा जाता है, 4 अमीनो। और क्विनोलिन यहाँ पर इस रिंग का नाम है क्विनोलिन। वहीं अगर बात करें तो इसका जो 7th यहाँ पर जो पोजीशन होती है, इसमें यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लगा होता है, इसीलिए इस ड्रग को कहा जाता है क्लोरोक्विन। और क्लास की अगर बात करें तो 4th पोजीशन पे अमीन ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से इसको 4 अमीनो क्विनोलिन क्लास की ड्रग क्लोरोक्विन को कहा जाता है। वहीं जो हमारा प्राइमाक्विन है वो 8 अमीनो क्विनोलिन की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोफ्लेविन इज यूज्ड एज, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफ्लेविन हमारे पास एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। जो वुंड ड्रेसिंग हमारे पास रहती है, वुंड ड्रेसिंग, वहाँ पर प्रोफ्लेविन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे पास फेराक्राइलम जेल रहता है, फेराक्राइलम ड्रेसिंग गॉज भी हमारे पास होता है, और फेराक्राइलम जेल भी होता है, तो इसकी 3% कंसंट्रेशन यूज़ की जाती है एज एन एंटीसेप्टिक। उसी तरह से प्रोफ्लेविन भी हमारे पास वुंड ड्रेसिंग में एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है, लाइक फेराक्राइलम जेल या फेराक्राइलम ड्रेसिंग गॉज। तो नेक्स्ट अगर बात करें पर एल्डिहाइड इज यूज्ड एज, तो पर एल्डिहाइड का हिप्नोटिक यूज़ किया जाता है
दोस्तों हिप्नोटिक होने की वजह से इसका यूज़ जो है, एक तो अल्कोहल जो हमारे पास विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जैसे जो क्रोनिक अल्कोहलिज्म के पेशेंट हैं उनमें जो सिम्टम देखे जाते हैं, उन्हें जो है बहुत ज़्यादा टेंस वो रहते हैं, उनका मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है और उन्हें दौरे जैसे पड़ते हैं, तो वहाँ पर हिप्नोटिक इफेक्ट होने की वजह से पैराल्डिहाइड का यूज़ वहाँ पर उन पेशेंट में किया जाता है। साथ ही में इसका यूज़ कन्वल्सन डिसऑर्डर्स में भी किया जाता है। लेकिन अगर बात करें पैराल्डिहाइड की करंट सिनेरियो में, तो अब ये इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि एक तो इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और ये यूज़ करने में भी ईजी नहीं है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़। तो इसीलिए पैराल्डिहाइड को अभी करंट सिनेरियो में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इसकी जगह और हमारे पास सेफर अल्टरनेटिव्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है, हिप्नोटिक इफेक्ट जो है पैराल्डिहाइड का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों डोपामिनेज, तो डोपामिन हमारे पास अल्फा बीटा एगोनिस्ट होता है, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक जो हमारे पास एजेंट होते हैं उसका हमारे पास डोपामिन यहाँ पर एग्जांपल है। तो अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर बात करें मिथाइल मॉर्फिन इज यूज्ड एज, तो देखिए मिथाइल मॉर्फिन का एंटीटशिव यूज़ किया जाता है। हमारे पास जितने भी ओपियोइड एल्केलॉइड है, मॉर्फिन हो गया, हमारे पास कोडीन हो गया, तो ये सभी इनका एंटीटसिव जो है बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, बहुत ही ज़बरदस्त इनका एंटीटसिव एक्शन होता है, एकदम से ये ड्राई कफ को के केस में जो है रिलीफ देते हैं। तो इसका सी आंसर राइट है। लेकिन दोस्तों अभी अगर करंट सिनेरियो की बात करें, तो ओपियोइड एल्केलॉइड्स का यूज़ जो है नहीं किया जाता हमारे पास जो ड्राई कफ प्रिपरेशंस रहती हैं, क्योंकि इनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा देखा गया है। लोग खांसी की जगह इसका नशीले रूप में जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए इस पर करंटली अभी जितनी भी फॉर्मुलेशंस आ रही हैं उनमें जो है ओपियोइड यहाँ पर जो एल्केलॉइड हैं उनका यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता। हमारे पास जो है उनके डिफरेंट आइसोमेरिक जो फॉर्म होते हैं ओपियोइड एल्केलॉइड्स की, उनका यूज़ किया जाता है, जिनसे कि एक तरह से एडिक्शन नहीं होती है, जो एडिक्शन फ्री होते हैं और जिनका एंटीटसिव इफेक्ट जो है वो बरकरार रहता है और एडिक्शन वाला इफेक्ट वहाँ पर उनका नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मैसेरेशन प्रोसेस इन विच जेंटल हीट इज यूज्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। डाइजेशन की प्रोसेस में जो है ये वाली यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, ये राइट है। वहीं ये क्वेश्चन हमारा ग्लैनिकल से रिलेटेड था, और ग्लैनिकल में जो लास्ट वाला जो जब खत्म हो जाता है वो पूरा का पूरा टॉपिक, तो लास्ट में डाइजेशन की बात आती है, तो वहाँ डाइजेशन जो है का क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इज, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्री ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डज नॉट कंटेन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, बिल्कुल सही। हैज़ पीएच बिटवीन 4.5 to 7.5, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ मेट्रोनिडाजोल इज, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 86 का, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 2-मिथाइल-5-नाइट्रो 2-2-मिथाइल-5-नाइट्रो इमिडाजोल 1-नाइल इथेनॉल जो है मेट्रोनिडाजोल का केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइप 2 ग्लास इज तो हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्लास हैं, जो कि हमारा टॉपिक रहता है हमारा पैकेजिंग मटेरियल, तो उसको जो आप ज़रूर जो है एक बार पढ़ लें अच्छे से। 4 टाइप्स के जो ग्लास के टाइप रहते हैं उनको अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास हमारे टाइप 2 की कैटेगरी में आते हैं। वहीं मैं टाइप ऑफ ग्लास के ऊपर वीडियो भी लेके आऊँगा दोस्तों, जब हम फार्मास्यूटिक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूसेस, तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस से दोस्तों पायरुविक एसिड बनता है, जो कि हमारे ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसमें बनता है पायरुविक एसिड, और जो हमारी एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसमें बनता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेल्विनॉफ टेस्ट फॉर फ्रक्टोज गिव्स, तो सेल्विनॉफ टेस्ट फॉर फ्रक्टोज हमें देता है चेरी रेड कलर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चेरी रेड कलर जो है हमें मिलता है सेल्विनॉफ टेस्ट फॉर फ्रक्टोज में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राजोसिन एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट इज तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये अल्फा ब्लॉकर, हमारी अल्फा ब्लॉकर की कैटेगरी में आता है प्राजोसिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कर्क्यूमिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन, तो कर्क्यूमिनॉइड्स हमारा टाइप बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टर्मरिक, क्योंकि इसका नाम भी है कर्क्यूमा लॉन्गालिन जो बोटानिकल नेम है, तो वहीं से आप याद रख सकते हैं कि इसमें कर्क्यूमिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 प्राइमरी रीजेज ऑफ कोरिएंडर आर, तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर डी वेवी एंड नॉट प्रोमिनेंट।
नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, मेस बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, तो मेस की जो फैमिली होती है वो होती है मिरिस्टिकेसी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैसोप्रेसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम, वैसोप्रेसिन जिसको कि कहा जाता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट इज, तो एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में आता है हमारा गैलिक एसिड। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेड, तो ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए टैकाफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस जो होती है हमारी, इसमें होता क्या है बेसिकली, जो ड्रग की जो रिपीटेड डोज है उसमें जो है हमारा सेल रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल जैसा कि हमने डिस्कस किया था एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, तो वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि अस्थमैटिक और ब्रोंकोस्पाज्म के जो सिम्टम्स होते हैं उनको रिलीफ करने के लिए दी जाती है। तो एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड को जैसे थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल बाद पेशेंट को जो है दिया जाता है, तो देखा ये जाता है कि थोड़े टाइम बाद 1-2 बार डोज को देने के बाद जो है टाइम इंटरवल के बाद जो है यहाँ पर सेल रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, हमारे पास सेल रिसेप्टर में ब्लॉकेज आ जाती है, जिस वजह से फिर हमारा रिसेप्टर जो है वो उस ड्रग के लिए रिस्पॉन्स नहीं देता। और ये जो यहाँ पर सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज होती है दोस्तों, ये फॉर थोड़े से टाइम के लिए होती है और ये रिवर्स हो जाती है थोड़े टाइम बाद। तो ये हमारा होगा टैकीफाइलैक्सिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेंजोइलिकोनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन आई ड्रॉप्स इन द कंसंट्रेशन ऑफ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 0.01 वेट बाय वॉल्यूम की कंसंट्रेशन यूज़ होती है हॉस्पिटल में। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारे पास आई ड्रॉप्स आती हैं उनमें आप देखिएगा वहाँ पर 0.01 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसकी जो है यूज़ की जाती है बेंजोइलिकोनियम क्लोराइड की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेजेस इन इमल्शन इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं क्रैकिंग। जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन फेज दोनों हमारे सेपरेट हो जाते हैं कंप्लीटली, तो इसको क्रैकिंग कहते हैं और इमल्शन की एक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम में आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोमैटोस्टैटिन इज रिलीज्ड फ्रॉम, तो सोमैटोस्टैटिन हमारा पैनक्रियाज से रिलीज होता है। जैसे कि दोस्तों हमने बात की है कि पैनक्रियाज में जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं उनमें 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। अल्फा रिलीज करती है हमारे पास ग्लूकागॉन, बीटा रिलीज करती है इंसुलिन, डेल्टा रिलीज करती है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन के 2 काम हमारे पास होते हैं, एक तो ये हमारे पास ग्लूकागॉन और इंसुलिन के रिलीज को इनहिबिट करता है, तो यहाँ पर ये जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन का रिलीज है इसके रेगुलेशन के लिए सोमैटोस्टैटिन हमारा रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन है, सोमैटोट्रोपिन, ये सोमैटोट्रोपिन दोस्तों और कुछ नहीं है, ग्रोथ हार्मोन को ही सोमैटोट्रोपिन कहते हैं। तो सोमैटोट्रोपिन को इनहिबिट करने का काम भी सोमैटोस्टैटिन हार्मोन करता है। ये हमारा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर की तरह यहाँ पर काम करता है सोमैटोस्टैटिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरोसोल कंटेनर सिस्टम, तो हमारे पास एक्वेटर, वाल्व और माउंटिंग कैप, ये तीनों ही हमारे पास एरोसोल कंटेनर सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वैड हमारा यहाँ पर पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द टेस्ट इज यूज फॉर सिफेलिस, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। VTRL हमारे पास सिफेलिस के डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। VTRL की फुल फॉर्म होती है वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। वहीं बात करें दोस्तों एलाइजा की, तो एलाइजा हमारे पास होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये हमारे पास यहाँ पर एंटीबॉडी को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट यूज़ किया जाता है। तो एलाइजा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ के डिटेक्शन में यूज़ होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल फीवर्स, और हमारे पास ये यूज़ होता है एड्स के डायग्नोसिस में भी। लेकिन स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है हमारे पास। जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है ये स्पेशली HIV एंटीजेंस के लिए ही यूज़ होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, तो ये हमारा स्पेसिफिक टेस्ट होता है HIV के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टोकोफेरोल्स इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ वाइटामिन, तो वाइटामिन ई का नाम नेम होता है केमिकल टोकोफेरोल। वहीं आंसर की में इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो दोस्तों वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है विटामिन डी, इसका केमिकल जो नेम होता है वो कैल्सिट्रायोल होता है। और बाकी जो हमारा ये विटामिन डी जो होता है टोकोफिरोल जो है इसको नहीं कहते हैं, तो विटामिन ई को कहते हैं टोकोफिरोल। वहीं विटामिन ई की एब्सेंस से जो है क्या हो सकता है, मेल में जो है मेल जो है स्टेराइल हो सकते हैं। स्टेराइल यहाँ पर मीनिंग है कि उनकी जो रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो यहाँ पर ख़त्म हो सकती है इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन ई के जो डेफिशिएंसी है इसकी वजह से। मेल स्टरलाइजेशन कॉज करता है हमारा विटामिन ई अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डाइल्यूएंट्स इज एडेड इन टैबलेट टू इंक्रीज द बल्क ऑफ टैबलेट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। डी फ्रक्टोज ऑन सिंपल रिडक्शन गिव, तो हमारे पास ये देता है ऑप्शन नंबर सी मिक्सचर ऑफ मैनिटोल एंड सॉर्बिटोल।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, तो हमारा ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये हमारा बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन था, तो आप इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ें, डी फार्म के सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ वन नंबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज, जैसा कि आपको पता है कि ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के नंबर्स होते हैं 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतने इसके नंबर होते हैं और इन डिफरेंट नंबर की डिफरेंट कैपेसिटी होती है ड्रग को होल्ड करने की। तो हमारे पास जो वन नंबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है इसकी कैपेसिटी होती है अराउंड 300 mg, ड्रग को ये अपने अंदर जो है 300 mg अमाउंट जो है अपने अंदर जो है ये कंटेन कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एनिसोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन, तो एनिसोसाइटिक स्टोमेटा हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, तो इसका राइट होगा दतूरा, दतूरा में हमारे एनिसोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन अ ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशन आर कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑब्सोल्यूट आइटम्स जो है कहते हैं जो कि हमारे एक्सपायर हो जाती हैं ड्रग स्टोर में, जो ड्रग्स हमने रखी होती हैं वो, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ऑब्सोलीट आइटम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्यूजन मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो फ्यूजन मेथड हमारा ऑइंटमेंट्स में देखने को मिलता है, जो ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन मेथड्स हैं उनमें आता है फ्यूजन मेथड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ पाउडर पासिंग थ्रू C44 कंप्लीटली एंड नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास थ्रू C85 इज, तो इसको कहते हैं मॉडरेटली फाइन पाउडर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्बोक्साइल मिथाइल ग्रुप इन इंडोमिथेसिन इज लोकेटेड एट, तो क्वेश्चन नंबर 111 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड पोजीशन जो इंडोल रिंग की होती है इंडोमिथेसिन ड्रग में, वहां पर हमारा प्रेजेंट होता है कार्बोक्साइल मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड इन फेरस आयोडाइड सिरप एक्ट एज, तो हमारा जो हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड है दोस्तों ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, ताकि फेरस आयोडाइड हमारा ऑक्सीडाइज ना हो, तो इसको ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड जो है फेरस आयोडाइड सिरप में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों शेड्यूल एस इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स स्टैंड्स फॉर, तो स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स में आता है शेड्यूल एस, वहीं शेड्यूल पी होता है हमारा लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, और शेड्यूल P1 होता है हमारा पैक साइज ऑफ ड्रग। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट यूज्ड इन सस्पेंशन इन, तो सोडियम लॉरियल सल्फेट हमारा यूज होता है एज अ फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। पाउडर्स आर ड्राई फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स केमिकल इंटेंडेंट फॉर, तो देखिए हमारे पास जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं उनके लिए स्टेटमेंट है, डस्टिंग पाउडर्स की डेफिनेशन होती है ये हमारे ड्राई होते हैं और फाइनली डिवाइडेड स्टेज में यूज़ किए जाते हैं। अब ये डस्टिंग पाउडर दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे एक्सटर्नल यूज़ के लिए और एक मेडिकेटेड यूज़ के लिए। जो हमारे डिफरेंट जो इंटरनल यूज़ के लिए भी हमारे डस्टिंग पाउडर यूज़ किए जाते हैं ऑपरेशंस में, तो यहाँ पर अगर बात करें टॉपिकल यूज़ के लिए भी यूज़ होते हैं, इंटरनल यूज़ के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, और एक्सटर्नल यूज़ में भी हमारे ये डस्टिंग पाउडर यूज़ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 इज कॉल्ड एज, तो निकोटिनिक एसिड नियासिनमाइड को कहते हैं विटामिन B3 को, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। वहीं फॉलिक एसिड कहते हैं विटामिन B9 को, पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं विटामिन B5 को, तो पैरामिनो बेंजोइक एसिड तो हमारा पावा है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन इज, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, शी लैक हमारा एनिमल ओरिजिन से मिलता है हमें रेजिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट, तो आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल में भी प्रिपरेशंस आती हैं एक्सपेक्टोरेंट प्रिपरेशंस, उनमें अमोनियम क्लोराइड होता है, तो अमोनियम क्लोराइड एज एन एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लूगोल्स सॉल्यूशन इज यूज्ड एज, तो देखिए ये सोर्स ऑफ आयोडीन इन आयोडीन डेफिशिएंसी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसका जर्मी साइड इफेक्ट है, बिल्कुल हाँ लूगोल सॉल्यूशन का जर्मी साइड इफेक्ट भी होता है, फंजी साइड इफेक्ट भी लूगोल सॉल्यूशन का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेटेंट माल सीजर्स आर आल्सो नोन एज, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एब्सेंस सीजर्स जो है पेटेंट माल सीजर्स को कहा जाता है। वहीं बात करें थोड़ी सी पेटेंट माल सीजर्स के बारे में, तो दोस्तों जो पेटेंट माल सीजर्स हैं ये हमारे अडल्ट में इतने कॉमन नहीं होते, अडल्ट में ये बहुत कम देखे जाते हैं, ज़्यादातर ये बच्चों में देखे जाते हैं। जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये पेटेंट माल सीजर्स प्रोमिनेंट होते हैं। और बेसिकली इनकी करेक्टराइजेशन क्या है, तो पेटेंट माल सीजर में जैसा कि नाम है एब्सेंस सीजर, थोड़े टाइम के लिए एकदम से आंखों के सामने अंधेरा सा जाता है और पेशेंट थोड़े टाइम के लिए उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाता है सब कुछ आंखों के सामने, और ये होता है सिर्फ फ्यू सेकेंड्स के लिए ऐसा होता है दोस्तों, तो इसको कहते हैं पेटेंट माल सीजर।
तो ये यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस थे। आगे तो हंटिंग वाज अ डेली ऑक्यूपेशन, ये तो हमारा जीके पार्ट स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये था वीडियो का पार्ट 2 पोस्ट कोड 586 का। भाई दोस्तों हम सारे के सारे जितने भी आज तक के एग्ज़ाम हुए हैं एचपी एसएससी में, उन सभी को लेके आ रहे हैं आपके लिए। फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी हुए हैं फार्मासिस्ट के, जिसमें डिस्पेंसर हो गया, फार्मासिस्ट का प्रॉपर कमीशन हो गया, सभी क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपके रिपीटेशन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर जो है वहाँ पर आ सके। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपका अपना फार्मेसी ऑफिसर अनमोल भाटिया। आपके लिए बहुत कुछ अभी वीडियोज़ के रूप में लेके आएंगे, बहुत सारा कंटेंट लेके आएंगे, बहुत सारे ट्रिक्स लेके आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।